हेलो एवरीवन, इस चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर आपका क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आपका थ्योरी प्लस यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं या उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सिंपल न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली उसको अच्छे से पढ़ना है और इस वीडियो में उसी को हम कवर करेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी में भी आपको अच्छे से देखना है। एनसीईआरटी में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं वहाँ से भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं, स्मॉल से सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको उनको देखना है। और जो भी फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे हम बताएंगे, उसको आप अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ से सिंपल से आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका जो चैप्टर दिया गया है बेसिक्स आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बेसिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से जानकारी रखनी है। इसके लिए आपको पता होगा स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें। स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 आते हैं आपके पास, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। इनके आपको प्रॉपर्टीज़ पता होंगे। सॉलिड के पास आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड के पास यहाँ पे आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जिसमें भी आप जिस चीज़ में उनको लिक्विड को डालोगे तो आपका वो शेप वो चीज़ ले लेती है, ठीक है। गैसेस की बात करें इनके पास ना इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना इनका कोई डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। बेसिकली इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, एनसीईआरटी में दिया है फर्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को यहाँ पे कैसे क्लासीफाई किया गया है, तो मैटर को बेसिकली यहाँ पे 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। तो दोनों के बारे में अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले मिक्सचर को देखते हैं। तो मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। बेसिकली मिक्सचर जो होता है उसके अंदर में जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसके एक या एक से अधिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, विच मे बी प्रेजेंट इन इट एनी रेशियो, जो कि किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकता है। तो भैया आप आगे देखोगे कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो एक डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, फिर हम उसे कुछ अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो मिक्सचर होता है वो आपका इनडेफिनेट, मतलब एक तरीके से इसका कोई फिक्स नहीं होता। कितने भी अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट उसके अंदर ऐड होते हैं, उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर बेसिकली आपका 2 तरीके का है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है एंड नेक्स्ट वन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में आपको क्या देखने को मिलता है, द कंपोनेंट कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर। जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो बिल्कुल आपके जो होते हैं कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर में मिक्स होते हैं। इसका एग्जांपल आप देखोगे शुगर सोल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे जो शुगर सोल्यूशन होता है और जो एयर होते हैं ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल होते हैं। बेसिकली आप देखोगे एयर के अंदर में कई सारी गैसेस होती हैं जो कि आपके मिक्स होती हैं, आप उन्हें अलग नहीं देख सकते, ठीक है। वो एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। साथ में जो आपका शुगर सोल्यूशन होता है, जो आपका चीनी होता है, पानी होता है, जब आप उसे घोल देते हो तो आपको सिंपल तरीके से एक ही सोल्यूशन दिखता है, और ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर में आता है। नेक्स्ट आपके पास है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द समटाइम्स एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। इसके अंदर में जो कंपोजिशन होता है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है, कभी कभी या कभी, मतलब इसके अंदर में आपका जो कंपोनेंट्स होते हैं आप उन्हें अलग अलग तरीके से देख सकते हो, विजिबल होते हैं, इसलिए इन्हें हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसका एग्जांपल आप क्या है, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर। साल्ट और शुगर का आप मिक्सचर करोगे तो आपको वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंटली आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे शुगर और साल्ट दोनों प्रेजेंट हैं। इसका साथ अगर आप मिक्सचर करोगे किसका, ग्रेन्स और पल्सेस का मिक्स करते हो, तो आप देख सकते हो दोनों अलग अलग दिखेंगे आपको, अलॉन्ग विद सम ऑफ द डर्ट्स, ठीक है। सो आर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ओवरऑल आपने देखा कि यहाँ पे मिक्सचर के टाइप्स और उसका एग्जांपल। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है आपको, जैसे एग्जांपल दे देंगे कि ये किस तरीके का मिक्सचर है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा मिक्सचर या किस चीज़ का एग्जांपल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास आता है प्योर सब्सटेंस, जिसे हमने बात की थी। यहाँ पे प्योर सब्सटेंस बेसिकली इनके पास अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो प्योर सब्सटेंस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर से अलग होते हैं ये। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो आपके प्योर सब्सटेंस को बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो कंपोजिशन होता है आपका फिक्स होता है। लाइक अगर एग्जांपल देखो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज और सब एग्जांपल ऑफ ये आपके प्योर सब्सटेंस में आते हैं। कैसे, इन्हें आप देखते हैं आगे। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी हम यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एलिमेंट के बारे में देखते हैं। जो आपका एलिमेंट होता है वो आपका प्योर होता है, कंप्लीटली प्योर होता है, और इसके अंदर में सिर्फ आपको एक टाइप का एटम देखने को मिलता है। तो पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम। सो पार्टिकल में भी एग्जिस्ट एज अ एटम और मॉलिक्यूल। जो आपका एक तरीके का उसके अंदर में पार्टिकल होता है वो आपका एटम भी हो सकता है, एज अ एटम के फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है। तो ओवरऑल जो आपका पार्टिकल होता है
इसके अंदर में एक तरीके के एटम पाए जाते हैं और ये आपका प्योर सब्सटेंस के अंदर में आता है, ठीक है। तो एलिमेंट जो होता है ये आपका प्योर होता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है व्हेन द टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशियो द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जब कोई दो या दो से अधिक एटम एक डिफिनिट रेशियो में कंबाइन होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और उसका एक डिफिनिट रेशियो होता है, तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। तो मिक्सचर में और कंपाउंड में यही डिफरेंस होता है कि मिक्सचर में जो आपका एक तरीके से जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो जुड़े होते हैं, बट उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड यहाँ पे जो रेशियो होता है आपका ये फिक्स होता है और इसलिए आपका ये कंपाउंड आता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे एक तरीके से देखो तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे जो आपने देखा मैटर में बेसिकली आपके पास मिक्सचर आते हैं और प्योर सब्सटेंस आते हैं। मिक्सचर में आपके पास यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर आपने देखा यहाँ पे, देन नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस में यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं और कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जो आपका जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास सिंबल्स आपको पता होना चाहिए और इसका जो आपका एसआई यूनिट होता है इसको भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सिंपल से आप सबको पता होगा, लेंथ का आपका जो होता है ये मीटर होता है, ठीक है। लेंथ में आपका मीटर आता है, मास में आपका जो होता है केजी आता है, टाइम का सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे एम्पियर होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी बिल्कुल टेम्परेचर आपका यहाँ पे केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका मोल होता है, और लुमिनस इंटेंसिटी यहाँ पे कैंडेला होता है। ये आपका पीवाईक्यू एक तरीके से कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, फिर आपका आता है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसका जो है जो मेन फंडामेंटल है आपको दिया जा सकता है एज ए स्टेटमेंट, और पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा ये लॉज है, तो आपको उसको भी अच्छे से देख लेना। ओवरऑल अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी में प्रॉपरली अच्छे तरीके से बता रखा है कि इस लॉस का क्या मतलब होता है और आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे लॉस क्या है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इस लॉ का क्या मेन मतलब है, जो मास होता है आप ना तो उसे क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इस लॉ का ये मतलब होता है, ठीक है। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, नियमित अनुपात का नियम। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय द मास। कोई भी केमिकल कंपाउंड जब भी बनता है तो वो अपने एक फिक्स रेशियो में बनता है। लाइक अगर आप एग्जांपल लो CO2 का, ठीक है। CO2 में आप देखो यहाँ पे कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, ये दोनों जब भी कंबाइन होंगे तो जाकर के CO2 बनता है। एज एग्जांपल अगर आप नेचुरल कंडीशन देखो, कहीं भी अगर जो CO2 पाई जाती है उसका एक डेफिनेट रेशियो होता है। सपोज मान लो अगर आप CO2 बनाना चाहते हो अपने लैब में, तो जिस रेशियो में नेचुरली वो प्रेजेंट होती है CO2, अगर आप उसी रेशियो में बनाओगे तो भी वहाँ पे CO2 बनेगी। अगर उस रेशियो से थोड़ा इधर उधर भी डिविजन होता है तो वहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट। जो भी आपके पास एलिमेंट होते हैं अगर वो सेम प्रोपोर्शन बाय मास, अगर उस मास में अगर सेम प्रोपोर्शन वहाँ पे ऐड होते हैं तो ही वो उस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर उस रेशियो से इधर उधर भी हुआ तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यहाँ पे एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही वो ऐड होंगे, उसके बाद यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपके पास है अवोगाड्रोस लॉ। सो अवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर। एक सपोज करो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, कोई भी गैस है, सेम टेम्परेचर, यहाँ पे कंडीशन क्या रखा है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। इस कंडीशन पे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो आपका जो गैसेस होंगे उसके अंदर में, कोई भी गैस हो उसके अंदर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आपका अवोगाड्रोस लॉ बोलता है। ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा होगा, आपसे लॉ पूछा जाता है ये कौन सा लॉ है, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है मोल कंसेप्ट। बेसिकली यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोल से, यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल या सिंपल थ्योरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मोल कंसेप्ट क्या है सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, इसके हम नीचे भी डिटेल बात करेंगे। यहाँ पे 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले आप जान लो कि एक 1 मोल होता क्या है, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसका मेन टर्म कहाँ से आता है। सो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, आपको पता होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, दैट कंटेन्स एज मेनी एज पार्टिकल, जिसके अंदर में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम हो सकता है, वो आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। एज देयर आर इन एटम ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। सो बेसिकली आपके देखा होगा कोई कार्बन 12 आइसोटोप आपको सुना होगा। कार्बन 12 आइसोटोप का कितनी मात्रा है, 12 ग्राम, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपके किसके इक्वल होते हैं, वो आपके 1 मोल के इक्वल होते हैं। यहीं से आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन डिराइव होता है, ठीक है। सो 1 मोल आपका जो होता है ये आपका कार्बन 12 आइसोटोप का रेफरेंस लिया गया है, कितने का, 12 ग्राम का। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एलिमेंट का यहाँ पे बेसिकली आपको किसका रेफरेंस लिया गया है, तो यहाँ पे आपका कार्बन 12 आइसोटोप का
रेफरेंस लिया गया है। नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं यहाँ पे मोलर मास के बारे में। मोलर मास क्या होता है? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर उसका आप मास देखोगे, यानी कि 1 मोल आप कैलकुलेट करोगे स्टैंडर्ड मास, अगर आप 1 मोल कैलकुलेट करते हो, जो भी उसका आता है मास, वो आपका मोलर मास होता है। कितना? 1 मोल का किसी भी सब्सटेंस का, तो वो आपका मोलर मास आता है। ऐसा एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पे एग्जांपल में क्या रखा है, हाइड्रोजन का जो होता है आपका 1 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल आता है और H2O का आपका 18 ग्राम पर मोल आता है। इसको भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। इस पर भी यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम देखते हैं अभी आगे। देन आपके पास यहाँ पे आता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो एटॉमिक मास होता है उसके अंदर में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल में एक से अधिक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स का अगर आप यहाँ पे मास देखोगे तो मास में जो भी आपके एटॉमिक मास होते हैं उसको ऐड कर देते हैं तो आपका मॉलिक्यूलर मास में आ जाता है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, जो भी एटॉमिक मास का सम होता है प्रेजेंट होते हैं जो भी आपके किसी भी मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट के, ठीक है। सो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास। जो भी हर एलिमेंट का अपना जो आपका एटॉमिक मास होता है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर, जितने भी मात्रा में वो प्रेजेंट होते हैं। इसका आप एग्जांपल देखो तो अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल में बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो H2O है, ये आपका H2O का मॉलिक्यूल का वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का आपने देखा होगा यहाँ पे जो इसका मोलर मास आपका 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसलिए 2 इंटू 1 कर दिया जाएगा, प्लस इसके साथ ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है। देन इसको आप इंटू कर दोगे किसने से, एटम का हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, ठीक है। यहाँ पे जो आपका देखो ऑक्सीजन का जो आपका जो यहाँ पे मोलर मास आता है आपको 16 है। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर दोगे 2 इंटू 1 2 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल टू 18। तो यहाँ पे 18 जो आता है आपका ये मॉलिक्यूलर मास है H2O का, ओके। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। देन आपके पास यहाँ पे एनसीईआरटी में अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ग्लूकोज का, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो आपसे भी ऐसा MCQ पूछा सकता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या है। और भी जो आपके पास मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं चैप्टर में, आप उनको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेना, इजी रहता है एज अ कैलकुलेशन करने में। साथ साथ अगर डायरेक्ट MCQ आता है तो आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दिया गया है हमको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो आप जानते हो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है आपका होता है ये C6H12O6, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो कार्बन का यहाँ पे जो मोलर मास होता है आपका वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, 6 इंटू यहाँ पे 12 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 12 दिया गया है इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास जो आपका जो मोलर मास होता है वो आपको 1 प्लस ऑक्सीजन का 6 यहाँ पे एटम है तो 6 इंटू 16। इतना करने के बाद आप इसे कैलकुलेट करके ऐड कर दोगे तो यहाँ पे जो आएगा आपका टोटल 180 आएगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपका 180 है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कोई भी किसी भी यहाँ पे किसी चीज़ का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देन आपके पास एक इंपॉर्टेंट यूनिट आती है दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, AMU जिसे बोलते हैं। आपका एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ यूनिट ऑफ मास यूज टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे जो है हम बेसिकली AMU का यूज़ करते हैं। और 1 एटॉमिक मास यूनिट की क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक मास ऑफ जो आपका कार्बन 12 एटम होता है, सपोज करो उसका कोई भी एक वेट है, उसका 1/12 पार्ट जो होता है आपका वो 1 AMU में इंक्लूड किया जाता है, उसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और वो आपका कितना होता है? 1 AMU जो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर अगर आप इसे केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। इसको अच्छे से याद कर लेना, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 AMU, ठीक है। यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है कि वैल्यू ऑफ 1 AMU आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है तो आप वहाँ से पढ़ लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बेसिकली एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। जो भी आपके जो मैटर हैं, जो भी आप देखते हो, ये आपके सारे के सारे एटम से बने हुए हैं, इंडिविजुअल एटम से बने हुए हैं, जो कि आप एटम देख नहीं सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज़। लाइक कोई भी एलिमेंट ले लो, गोल्ड ले लो, ठीक है, उसको जो एटम्स होंगे, जितने भी एटम होंगे सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे इन मास, और उनको जो प्रॉपर्टीज़ होगी उस एटम की वो आपके सेम होगी किसी भी एलिमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एटम कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड।
कोई भी आइटम जब भी कंपाउंड बनाएगा तो उसको एक सिंपल रेशियो में ऐड होने के बाद ही वो कंपाउंड बना सकता है। जैसे हमने बताया था कि अगर किसी भी चीज़ को CO2 बनाना है या एज CO2 कंपाउंड बनाना है तो उसका जो एक रेशियो होता है उस रेशियो में जब भी कंबाइन होगा, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या फिर आप कहीं सिंथेटिक तरीके से बना रहे हो, जब भी उस रेशियो में कंबाइन होगा उसके बाद ही वो आपका वो कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। उन्होंने फिर 4th पॉइंट क्या दिया था, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड। आप एटम को क्रिएट नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ये थे डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के जो आपके पोस्टुलेट्स थे। इसको आप एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ लेना प्रॉपरली। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मोल्स के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज एलिमेंट्री एंटिटीज एटम मॉलिक्यूल आयंस इलेक्ट्रॉन एज देयर आर इन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जो कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अच्छे से याद कर लेना। किसी भी एक मोल में जो पार्टिकल होते हैं आपके कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। वैल्यू क्या होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, ये आपकी वैल्यू होती है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है, अब रिलेशन देखेंगे और इसी रिलेशन पे बेसिकली आपसे सिंपल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इजी क्वेश्चंस बनते हैं। रिलेशन ऑफ मोल विद मास, मास के साथ क्या रिलेशन होता है मोल का, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। तो मोल कैसे दिया जाता है, मोल इक्वल टू क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, मोल इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मोल आपका क्या हो जाएगा, मोल आपका यहाँ पे हो जाएगा किसी भी एलिमेंट का जो आपके गिवन मास होगा टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका उस एलिमेंट उस सब्सटेंस का यहाँ पे मोल कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे बेसिकली दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला आप देखोगे जिसका हमको मोल यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैसे होगा। तो गिवन मास यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन मास यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ वाटर, और जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है आपको पता होगा वो आपका 18 होता है। तो 18 टू द 18 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इसका जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 मोल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 1 मोल। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये होता है आपका रिलेशन ऑफ मोल विद मास। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके पास यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास आता है रिलेशन ऑफ मोल विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ यहाँ पे क्या रिलेशन है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाता है मोल इंटू अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर आपको पता होगा 6.203 इंटू 10⁻23। बेसिकली आपको यहाँ पे मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, जैसे आपको दिया जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया होगा क्वेश्चन में, लाइक अगर इस पार्टिकल में इतना पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं तो इसका कितना मोल यहाँ पे मोल बनता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मोल्स इक्वल टू हो जाएगा, जो भी आपको मोल कैलकुलेट करना है, टू द गिवन मास। यहाँ पे जो गिवन पार्टिकल दे रखा होगा, यहाँ पे बेसिकली पार्टिकल आपको पार्टिकल का नंबर दिया जाएगा और आपको किसका डिवाइड करना है, एन से डिवाइड करना है, जो कि आपका अवोगाड्रोस नंबर होता है। अगर आप इससे डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे जो आपको मोल होता है ये आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिलेशन ऑफ मोल्स विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स साथ यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे लाइक 2 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे रखा है। अब आपको इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये बताना आपको। जब आप उस फार्मूला को देखोगे यहाँ पे बेसिकली आपको दे रखा होगा मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी आपके गिवन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा टू द आपका यहाँ पे जो अवोगाड्रोस नंबर का जो पार्टिकल है यहाँ पे बेसिकली Na। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे पूछा गया हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो यहाँ पे हमको मोल दिया गया है, इसके साथ आपके पास जो फिक्स वैल्यू आपको पता होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे हो जाएंगे 2 मोल्स ऑफ द O2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ये आपका इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन हमको ये कैलकुलेट करना था। ठीक है, यहाँ पे इसे कैलकुलेट करना था। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मोल इंटू Na हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली ये फार्मूला यहाँ पे किसी भी पैरामीटर के आपसे पूछा जा सकता है, तो उस फार्मूले से यहाँ पे वैल्यू चेंज करके भी कोई भी पैरामीटर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है रिलेशन ऑफ मोल विद वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एक STP आता है जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर यहाँ पे 1 atm लिया जाता है। तो कोई भी गैस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कोई भी 1 मोल आइडियल गैस होगी वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है।
ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो वो 22.4 लीटर यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मूला होता है यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करने का, तो मोल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना गैस है टू द 22.4, जब आप इसे इक्वल कर दोगे यहाँ पे अपान कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा अपान कर दोगे 22.4, यहाँ पे आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आप मोल आ जाएगा। या फिर अगर आपके क्वेश्चन में मोल दिया गया है और वॉल्यूम आपसे पूछा गया है तो वॉल्यूम आप कर दोगे मोल इंटू 22.4। इस तरीके से यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ गैस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ओवरऑल फॉर्मूला ये रहने वाला है अगर यहाँ पे मोल और गैस के रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है रिलेशन ऑफ मोल विद मोलैरिटी। मोलैरिटी के साथ यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, तो आगे अभी हम आगे यहाँ पे जो है मोलैरिटी के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका जो होता है मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ये तो सिंपल मोलैरिटी की यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है। अभी हम इस पर और भी डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे मोलैरिटी कैसे होती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखना है कि मोल्स और मोलैरिटी में क्या यहाँ पे जो है रिलेशन है। तो मोल्स आपको जो होता है यहाँ पे मोल्स इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। मोल्स यहाँ पे जो आता है आपका मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, जो कि बेसिकली आपका जो होता है M इंटू L। तो यहाँ पे आपका जो मोल्स होता है ये आपका मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाता है। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे प्रॉपरली, एक वीडियो लेंगे जिस पे हम प्रॉपरली यहाँ पे इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूले पे, उस पर हम अच्छे से करेंगे। तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अगला टॉपिक आता है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपाउंड में जो भी आपका जो परसेंटेज होता है किसी भी यहाँ पे एलिमेंट का, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड मीन्स द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड का अगर आप 100 ग्राम दिया गया है तो उस 100 ग्राम में जो भी अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे जो एलिमेंट है उनका क्या परसेंटेज है उसे हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना। इसका जो फार्मूला दिया गया है एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया है। यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जहाँ पे जो मास परसेंटेज अगर कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है तो कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे आप मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, जो भी मास ऑफ द एलिमेंट होगा पार्टिकुलरली उस एलिमेंट का जो मास होगा कंपाउंड में टू द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और पूरे ओवरऑल जो कंपाउंड का मोलर मास है आप उसको इक्वल अपान कर दोगे इंटू 100 कर दोगे, तो यहाँ पे आप उसका कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का जो मोलर मास होता है आपका वो 18 होता है। अब यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है वाटर में। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होगा यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या दे रखा था, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो मास ऑफ द एलिमेंट क्या है आप देखोगे H2O का, तो H2O होता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2/18 इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ पे 11%, ठीक है। तो 11% होता है हाइड्रोजन का वाटर में, ओके। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे होता है 16 क्योंकि इसका एक आइटम होता है, और 16/18 इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ पे 88% जो होता है आपका ये ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन होता है। इस तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मे भी यहाँ पे वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना अच्छे से आना चाहिए। सिंपल सा है, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है, जैसे आप एक एग्जांपल और है यहाँ पे, लेट अस टेक वो एग्जांपल, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एथेनॉल। एथेनॉल में पूछा गया, तो एथेनॉल का आप देखोगे यहाँ पे जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H5OH होता है, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये आपका 646 होता है। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे कार्बन आपको देखना है। यहाँ पे C2 दे रखा है, इसका मतलब 12 इंटू 2 दैट विल बी कम टू 24, 24/46 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे 52% इसका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। हाइड्रोजन का यहाँ पे 6/46 हो जाएगा, दैट विल बी 13%। ऑक्सीजन का यहाँ पे आपको कितना आता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16/46 दैट विल कम टू 34%, ओके। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन। देन यहाँ पे हम बात करेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल उसी तरीके से यहाँ पे ये भी कैलकुलेट होगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशंस। कैसे कैलकुलेट होता है, मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन आपको पता होगा, सोल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपका सोल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका मास टू द मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसका जो मास परसेंटेज होता है वो आपका आ जाएगा
फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एक सोल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, कोई सब्सटेंस ए है, किसमें किया गया है यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ वाटर में किया गया है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट, उस सोल्यूट का यहाँ पे मास परसेंटेज बताइए कितना होगा। सो मास ऑफ द सोल्यूशन ए, मास ऑफ यहाँ पे जो बेसिकली मास ऑफ ए हो गया अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये आपका 2 ग्राम दिया गया था, इसके साथ सोल्यूशन में क्या आएगा, सोल्यूशन में आपका 2 ग्राम ऐड कर दिया गया था, किसमें 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 2 + 18 यहाँ पे टोटल हो जाएगा, ये आपका 2/20 हो जाएगा, दैट विल कम टू द 10%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। देन आपके पास नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, अगर क्वेश्चन अच्छा बनता है तो मोल फ्रैक्शन से भी आपसे क्वेश्चन दे सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है या सिंपल से टॉपिक से आपसे देख सकते हो। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मोल्स से देखते हैं, मोल्स ऑफ द पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन है वहाँ पे आप मोल्स कैलकुलेट करोगे, तो उस मोल में किसी भी एलिमेंट का कितना मोल है या उसका कितना फ्रैक्शन है, इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। इफ़ अ सब्सटेंस ए, ठीक है, कोई सब्सटेंस ए है, डिजॉल्व इन द सब्सटेंस बी, वो बी में डिजॉल्व है, एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड Nb, उनके नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं। तो बेसिकली उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा ए और बी का अपने रिस्पेक्टेड उसमें, तो आपको यहाँ पे बताना होता है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे क्या आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपके पास किसका आएगा, सोल्यूशन आपको पास जो मोल होगा ए का और बी का दोनों यहाँ पे जो है ऐड कर दोगे, तो ओवरऑल ये फार्मूला बनता है आपके पास Na अपॉन Na प्लस Nb। ये आपको इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होता है Na का वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन आप देख सकते हो, सोल्यूशन के अंदर क्या आता है, सोल्यूशन के अंदर में आपको Na प्लस Nb आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। बेसिकली क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पे, आ सोल्यूशन कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ NaCl, एक सोल्यूशन है जिसके अंदर में 2 मोल ऑफ NaCl है, 8 मोल ऑफ वाटर है, यहाँ पे 8 मोल वाटर है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, और H2O के लिए यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे NaCl के लिए मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे मोल्स ऑफ NaCl, मोल्स ऑफ NaCl कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट विल इक्वल टू द मोल्स ऑफ NaCl अपॉन मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ यहाँ पे कौन दूसरा कंपाउंड है, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मोल्स ऑफ NaCl के यहाँ पे कितना दे रखा था 2, और अपॉन हो जाएगा आपका यहाँ पे कैसे हो जाएगा, अपॉन मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर, दैट विल इक्वल टू द 2/10, दैट विल इक्वल टू द 0.2। ठीक है, तो 0.2 होता है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 0.2 मोल फ्रैक्शन हो गया NaCl का। NaCl का यहाँ पे आपके पास 0.2 मोल फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वाटर का, तो वाटर का आपके पास कितना दिया गया है, वाटर के पास आपका जो मोल है वो आपका 8 दिया गया है, तो 8/2 + 8 कर देंगे तो यहाँ पे 8/10 हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू द 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ना, जो मोल्स यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वाटर का वो आपका 0.8 आ गया। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे ओवरऑल कितना आता है, ओवरऑल अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका 1 के इक्वल आता है, लाइक 0.2 + 0.8 जब आप इसे ऐड करते हो तो ये आपका 1 आता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सिंपल बेसिक क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन का इस तरीके का। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आपका मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी से भी क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसे देखोगे तो यहाँ से आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। मोलैरिटी का क्या मतलब होता है, 1 मोलर NaOH, जैसे आपने देखा होगा कहीं लिखा होता है 1 मोलर NaOH। तो 1 मोलर NaOH का क्या मतलब होता है, तो 1 मोलर NaOH का मतलब होता है 1 मोल ऑफ NaOH। 1 मोल NaOH का किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर में डिजॉल्व है, उसे हम 1 मोलर NaOH बोलते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल 0.2 मोलर सोल्यूशन दिया गया है, तो 0.2 मोलर सोल्यूशन का मतलब होता है 0.2 मोल्स ऑफ NaOH किसके अंदर में डिजॉल्व है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर में डिजॉल्व है, उसे हम 0.2 मोलर बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसका फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लीटर में आपको यहाँ पे जो है वॉल्यूम दिया होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हो, जो कि हमने अभी ऊपर देख लिया था। मोल्स ऑफ सोल्यूट करने के लिए आपको क्या होता है, गिवन मास, जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन मास दिया गया था, टू द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, टू द मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से यहाँ पे आप जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर सीधा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। 10 ग्राम ऑफ NaOH, 10 ग्राम NaOH जो आपका डिजॉल्व है 500 ml ऑफ सोल्यूशन करने में डिजॉल्व है, इसका आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। कैसे होगा मोलरिटी कैलकुलेट? तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप सिंपल्स देखोगे तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी गिवन मास है, गिवन मास कितना किया है आपका 10 ग्राम है, ठीक है। टू द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है यहाँ पे NaOH का आप देखोगे, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है NaOH का वो आपका 40 है, ठीक है। तो 10/40 अपान यहाँ पे आपको 500 दिया गया है, तो 500 को आपको यहाँ पे टोटल ओवरऑल यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 500 ml को यहाँ पे अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.5 लीटर, ठीक है। तो 0.5 लीटर, तो ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10/40/0.5। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका जो होता है ये मोल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कितना मोलरिटी यहाँ पे बन रहा है, इसकी मोलरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी आप यहाँ पे देखोगे तो मोलैलिटी क्या होता है, तो मोलैलिटी बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिफरेंस अच्छे से याद रखना। मोलैलिटी में हम यहाँ पे बेसिकली सोल्यूशन में देखते हैं, और जो मोलैलिटी होती है उसके अंदर में बेसिकली kg में देखते हैं, और वो अभी आपका सॉल्वेंट में बेसिकली सॉल्वेंट में देखते हैं। तो आप देखोगे सोल्यूशन में दो चीज़ प्रेजेंट होती है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मोलैलिटी जो होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में होता है। यहाँ पे आप इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। 200 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया, बेसिकली आपका हो जाएगा 0.2 kg हो जाएगा ये आपका, ठीक है। 10 ग्राम आपका हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली गिवन मास टू द मॉलिक्यूलर मास आपका NaOH है, दैट विल बी इक्वल टू 40/0.2। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपकी मोलैलिटी आ जाएगी। तो मोलैलिटी और जो भी आपके मास परसेंटेज वाले सवाल हैं, इसके साथ जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, फ्रंट वाला टॉपिक था, जहाँ पे हमने मिक्सचर कंपाउंड्स के बारे में भी बात की थी, इसको बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। थियोरिटिकल क्वेश्चन आपसे जो 2-3 पेजेस दिए गए NCERT के पहले के, वो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे सिंपल टॉपिक से यहाँ से इस तरीके के इस फार्मूले बेस्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जो भी फार्मूला है आपको उसको अच्छे तरीके से एक प्रॉपर कॉपी में नोट कर लेना है। आप इस तरीके से अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे तरीके से बनानी है या फिर आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, तो आपको जो भी फार्मूला है आपको उनको एक कॉपी में नोट करना है। फार्मूले के साथ अगर आप उस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे, जो उस फार्मूले के साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन में अप्लाई होता है, अगर आप उसको भी नोट करते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है उस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हो, और उस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे उस तरीके का फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे न्यूमेरिकल को अपने आप को ईजी बना सकते हो। ये सबसे बेसिक न्यूमेरिकल यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो भी हम अगले वीडियो में एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो में यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल्स और जो भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये आपका NCERT का फर्स्ट चैप्टर था, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। एक बार आप अच्छे से NCERT रीडिंग कर लेंगे, और उसको जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है आप उसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख लेना अच्छे से, और प्रॉपरली अगर आप रिवाइज कर लोगे, और जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं यानी बेसिकली जो इसके आपके एग्जाम्पल्स हो गए और जो फार्मूला है आप उसे एक प्रॉपर कॉपी में नोट कर लेंगे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।